नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आप मुझे देखकर अचरज में हैं कि आज पहले मैं कैसे बातचीत कर रहा हूँ। आज मैं होस्ट हूँ और डॉक्टर चंचल सोनी आज गेस्ट बने हैं और आज हम बातचीत करेंगे आयुर्वेद के विषय में। स्वागत करते हैं आपके प्यारे डॉक्टर साहब का। नमस्कार। तो सर, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आयुर्वेद है क्या? देखिए, लोगों ने आजकल कई सारी धारणाएँ बना रखी हैं कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है या आयुर्वेद कुछ ट्रीटमेंट होता है या आयुर्वेद ये है, आयुर्वेद वो है। आयुर्वेद वैसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के रहने के लिए एक बनाया गया प्रोटोकॉल है। वो ये नहीं है कि आप बुखार के लिए आए, आपने बुखार के लिए दवाई ली, आप खाँसी के लिए नहीं। वहाँ पे जन्म से लेके आपको क्या आपके कार्य करने हैं, क्या नहीं करने हैं, सद्वृत्त क्या होता है, हमें किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से नहीं जीना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आयुर्वेद हैं। इसीलिए आयुर्वेद का मतलब है आयु प्लस वेद, जो हमें नॉलेज दे आयु के बारे में, वो आयुर्वेद है। देखो सर, ऐसा है, जहाँ तक हम समझते हैं सामान्य तौर पे आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी कि वह डॉक्टर जो नाड़ी देखकर दवाई देता है। हुँ, हरियाणा में कहते हैं हम नाड़िया वैद्य। हुँ, तो हम वहीं तक सीमित रहते हैं, उसी को समझते हैं, वही जो नाड़ी देख के दवाई देता है हाँ, वही आयुर्वेदिक डॉक्टर है। बिल्कुल सही बात। इसके अलावा कोई और पद्धतियां होती हैं नाड़ी वैद्य के अलावा जिसमें जांच करते हैं जो देखिए, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे 8 तरह की चीज़ें बताई गई हैं। जीवा, नाड़ी, मल, मूत्र, दिक्, आकृति, स्पर्श, यानी कि हर एक इंद्रिय से, मतलब कि आप आँखों से देखकर, कान से सुनकर कुछ आवाज़ें, या फिर कुछ चीज़ें, कई सारी चीज़ें रहती हैं, लोगों की जीभ देखकर ऐसे कुछ लोग डायग्नोज़ करते हैं दवाई बीमारियों को, और टच करके कुछ लोग देखते हैं, जैसे नाड़ी एक स्पर्श का है। नाड़ी, नाड़ी विज्ञान एक अलग से एक, तो इस तरीके से 8 तरह की टोटल निदान करने की रहती हैं, जिससे आप बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। तो अकेला नाड़ी नहीं है, वैसी 7 विद्याएं और हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। बहुत बढ़िया जी, मुझे भी नहीं पता था। तो एक और चीज रहती है सर, आयुर्वेद को स्लो बहुत मानते हैं, वो भी बड़ा धीमा उपचार होता हम्म, है। ये तक कह देते हैं कि आज आप दवा लगो जी, 15 दिन तक तो उसका रिजल्ट ही नहीं मिलना। हम्म। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद खुद ये बोलता है कि अगर आज आपने आज रात को दवाई दी है और सुबह अगर नहीं लगी तो आप कहीं इलाज गलत कर रहे हैं। आयुर्वेद बिल्कुल भी स्लो नहीं है, और आयुर्वेद 100% फास्ट वर्किंग होता है, अगर आपके डॉक्टर को ये बात पता है कि उसको किसी का इलाज करना है। बस लोगों ने धारणा बना दी कि भाई आयुर्वेद स्लो है, बट ऐसा नहीं है। सर, ये तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा हम्म, है। नहीं, हम तो जैसे हम सामान्य देखते मानते हैं हैं। जैसे हम देखते हैं कि सिर दर्द को ठीक होने के लिए भी 15 मिनट लेती है, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है वो। पर आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धति हैं, हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो इनो से भी तेज काम करता है। इनो कितनी देर में काम करता है? 6 सेकंड में। सिर्फ 6 सेकंड, और आयुर्वेद 6 सेकंड में सिर दर्द खत्म कर देते हैं। ऐसी भी चिकित्सा है। वाह जी, बहुत आपने अच्छी बात कही और अनोखी बात कही है। हम्म। अब अगर मुझे सिर दर्द होगा तो मैं आ जाऊंगा और इनो साथ लेके आने। नहीं, नहीं, नहीं मैं है। चेक करूंगा ना भाई 6 सेकंड में असर होता है या नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है कि हमने मेडिसिन दी और उसके बाद पेशेंट उठता है और उठने से पहले उसका सिर दर्द गायब हो जाता है। तो आपको भी लगे कि सिर दर्द है तो अब की बार कोई दवाई ना खाइएगा और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाइए। वो 6 सेकंड में आपका सिर दर्द ठीक कर देंगे। अ, पर उनको पता होना चाहिए उस चीज़ का। ये भी मसला है सर, जैसे आपने कहा कि पता होना चाहिए। हमें पता कैसे लगेगा कि ये चिकित्सक सही है, ये चिकित्सक गलत है? हाँ, तो कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि पहला सबसे मेन है कि उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री भी कुछ हद तक मायने रखती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गुरु शिष्य परंपरा से बोलते हैं, हम पढ़े हुए। पर उनमें फेक ज़्यादा होता है, असली चीज़ें डिग्री वालों के पास ही मैक्सिमम मिलती हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास, पर आप जैसे ही वैद्य के पास जाएँगे, अगर वो आपकी नाड़ी देख के बिना आपसे पूछे वो अपना ट्रीटमेंट लिखना शुरू कर दे, या फिर वो आपको सामने से क्वेश्चनिंग करे कि हाँ, आपको ये दिक्कत है, और आपकी वो चीज़ें मैच हो रही हों, इसका मतलब आप एक सही वैद्य के पास हैं। यानी कि वैद्य जी
कोई प्रश्न रखें और आपका लगातार सिर हाँ में हिले, हाँ में हिले, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर सही है। डॉक्टर सही है। और ऐसे हो जाते आपके मन में तो अगर आप छोड़ दीजिए डॉक्टर को। ऐसा, ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ें और जानना चाहता हूँ हम्म, आयुर्वेद के बारे में। तो कई लोग कहते हैं कि जी आयुर्वेद के पिता या आयुर्वेद के जो देवता हैं, हम्म, धन्वंतरी हैं, हम्म, कोई कुमार जो अश्विनी अश्विनों, कुमार हैं उनको मानते हैं, हम्म, कोई वैद्यनाथ भगवान शंकर को मानते हैं, हम्म, एक जगह है भगवान विष्णु का जिक्र आ गया, कोई ब्रह्मा जी को कहता है। ये चक्कर क्या है जी? तो मूल रूप से आयुर्वेद के देवता कौन? हाँ। तो लोगों में काफ़ी इस चीज़ के बारे में रहता है कि भाई आप तो जी धनवंतरी हो, आप तो जी धनवंतरी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भगवान है, जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद जो लिखा था, वो लिखा था ब्रह्मा जी ने। ऐसा बोला जाता है, ब्रह्मा स्मृतवा आयुषो वेदम, यानी कि उन्होंने स्मरण किया था आयुर्वेद का। उसके बाद में आगे से आगे गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। उसके बाद इंद्र के पास गया है, फिर अश्विनी कुमारों के पास गया है, फिर ऐसे करते 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 फिर दो संप्रदाय बनी। संप्रदाय एक बनी मेडिसिन वालों की, एक सर्जरी वालों की। जो सर्जरी वाले थे, शल्य वाले थे, वो धन्वंतरी जैसे होते हुए सुश्रुत जी पे आए। और जो ये था, जो मेडिसिन वाले थे, वो अग्निवेश जी पे आए, अग्निवेश जी से फिर चरक पे आए, तो वो चरक संहिता बनी, और उधर वो सुश्रुत संहिता बनी। तो ये दो पार्ट्स बनते हैं उनके। अच्छा, जैसे मेडिसिन देने वाले और सर्जन होते हैं, हाँ जी, इसके दो हिस्से हो गए। हाँ जी। वो जहाँ से दो हिस्से हुए उससे धन्वंतरी कहते नहीं, धन्वंतरी जी एक अलग संप्रदाय में आए हैं। मतलब कि एक जगह तक वो सेम रहे, और उसके बाद में फिर दो अलग अलग गुरु हैं। बन उनके गए। बाद में दो हिस्से हो हाँ गए, जी, ऐसा मान सकते हाँ जी। हैं। अब एक और मैं जानना चाहूँगा आयुर्वेद के बारे में। बहुत सारी जैसे हम जानते हैं, जैसा कि और मानते भी हैं कि ऐसे बाबा रामदेव ने भी कहा हम्म, कि तुरंत उपचार के लिए या कोई ट्रामा हो जाए तो एलोपैथी अच्छा है, आयुर्वेद हम्म, अच्छा नहीं है। हम्म। इसके बारे में आपका क्या? नहीं, देखिए कि ना, किसी भी साइंस को हम गलत नहीं कह सकते। जहाँ तक है कि साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, वो सारी चीज़ें एक अलग रखने की चीज़ें हैं। पर आयुर्वेद इमरजेंसी में काम आता है। जैसे मैंने अपने सिर दर्द की इमरजेंसी से मैंने स्टार्ट किया। यहाँ से लेकर फ्रैक्चर होने तक की इमरजेंसी हम लोग हैंडल करते हैं। जैसे किसी को फ्रैक्चर आया, मोच हुई, तो उसके अंदर एक तेल का उसके ऊपर धारा किया जाती है। उस धार से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन दोबारा वहीं से सेटल होगा। इवन फ्रैक्चर्स तक हील होने शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेद में फ्रैक्चर्स का भी इलाज होता है। उसके अंदर हड्डी को एक तरीके से लगाया जाता है, फिर कुछ पत्ते बांधे जाते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी में, कि एलोपैथिक में बोलते हैं कि 45 दिन तक फ्रैक्चर रहता है। 45 दिन तक हमें उस प्लास्टर को बांध के रखना चाहिए, परंतु हम लोग हर तीसरे दिन पर वो फ्रैक्चर का जो पट्टी है वो बदलते हैं। हर तीसरे दिन पर एक नया पत्ता लगाते हैं, और उसके बाद इसको दोबारा बांध देते हैं। इस तरीके से हम लोग 1 महीने के अंदर-अंदर वो फ्रैक्चर भर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें। मैं स्पेशल ट्रामा के लिए कह रहा था। ट्रॉमा जैसे कि जैसे कि जिसमें रक्त ज़्यादा बह जाए, खून ज़्यादा बह जाए, तो उसमें आयुर्वेद कहाँ हेल्प करता है? उसमें आयुर्वेद हेल्प करता है, कि हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में एक रक्त की बस्ती दी जाती है। वैसे बोला जाता है कि आयुर्वेद नहीं बोलता किसी की भी हिंसा करने के लिए, परंतु एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जब आपकी जान पर बनाए, तब आपको अपने रोगी की जान बचानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भगवान ने जो आयुर्वेद लिखा था, वो हर प्राणी के लिए लिखा है। और यहाँ पे जाते-जाते हमें अपने जो रोगी की चिकित्सा वो अपने पुत्रवत करनी है। तो उस समय पे जब आपको ये लगता है कि मेरे पुत्र की जान पे बनाई, तब आपको बकरी का जो रक्त होता है, उसकी बस्ती दी जाती है। बस्ती यानी कि उसके नीचे के जो रास्ते हैं, जो गुद द्वार है, उसमें से उसको बस्ती को प्रिपेयर करके वहाँ से ब्लड दिया जाता है। ये तो मुझे बिल्कुल नई बात हाँ, पता लगी रक्त और बस्ती का। हमारे व्यूअर्स के लिए भी नई बात होगी। तो यहीं से मेरा अगला प्रश्न यहीं से निकल रहा है कि कई जगह पढ़ा सुनने को मिला, भाई बाबा रामदेव की दवाइयाँ हैं, हुँ, उनमें हड्डियों की मिलावट है। हुँ, अब जो मतलब वेज लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, हुँ, तो वो दवाइयाँ कैसे ले पाएँगे अगर हड्डियों की मिलावट है या मांस का प्रयोग हो रहा बिल्कुल, है? तो बिल्कुल सही बात। ये सच्चाई है, झूठ है, क्या चीज़ है? देखिए कि ना, हड्डियों की मिलावट एज़ सच कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जिसमें करनी पड़ती है। अब जैसे मुझे कोई हड्डी की चीज़, अब आयुर्वेद बोलता है कि सामान्य सर्वेषां वृद्धिनाम एक कारणम, कि भई अगर आपको एक चीज़ बढ़ानी है तो उसके समान चीज़ आपको देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको मांस बढ़ाना है तो बेस्ट के लिए बता रहा हूँ मैं। वैसे काष्ठ औषधियाँ भी काम करती है, बट बेस्ट जो जल्दी इलाज करेंगी, कि आयुर्वेद का वो जल्दी वाला हिस्सा कौन-सा है। किसी को वज़न बढ़ाना है तो मांस खाओ हाँ, वो फ़ास्ट काम करेगा वैसे। और वज़न घटाना है तो?
वजन घटाना है तो कंसल्टेशन लेके हमारे पास आओ। कंसल्टेशन। नहीं, उसके लिए जैसे वॉक करना है, कुछ स्पेसिफिक डाइट्स रहती हैं, डाइट के टाइमिंग्स रहते हैं, वो नाड़ी देख के और उस इंसान को जो होता है उसके जो उनको तो सूटेबल आपके होता है। ये शब्द के मांस हाँ बढ़ाना, जी। वजन बढ़ाना है तो जी। मांस खाइए, जी। तो ये ऐसे सनातन परंपरा के या वैष्णव धर्म के खिलाफ नहीं है? नहीं, देखिए जैसे कि ना एक बीमारी है राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा आज के टाइम में बहुत 5 या 10% हम ट्यूबरकुलोसिस से ले सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि इंसान का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल खत्म हो जाता है, इंसान बिल्कुल जर्जर हो जाता है। उसके अंदर बोला गया है कि जब मनुष्य की जान पर बनाए तब उसको अजामांस यानी कि जो बकरे है उसका मांस खिलाना चाहिए, उसके मांस का सूप पिलाना चाहिए उसको। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये सनातन धर्म के अपोजिट है। सूप भी का जिक्र है? मीट सूप, यस। तो ये सूप तो मुझे लग रहा है कि अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजों की इजाद होगी कुछ। नहीं, आज के टाइम में बहुत से पकोड़े भी नहीं है, पर उस समय पकोड़े होते थे। उस टाइम पे क्या बोलते हैं, इडली भी होती थी, डोसे भी होते थे। नहीं, इडली डोसा तो मतलब साउथ इंडियन डिश है, इंडियन हमारे उत्तर भारत में तो चलता भी नहीं। नहीं, पर वो खाते हैं लोग अलग आयुर्वेद अलग। इंडियन ही है ना। अच्छा, आपको इंडियन बता रहा हूँ। और एक जो बोलते हैं बिहार में एक बनती है बिहार का तो मुझे साहब एक ही पता है, लिट्टी चोखा। नहीं, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, रसमलाई और ये सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मतलब नहीं है। पकोड़े हुए। तो सर ये दवाइयाँ बोल रहे हो, आप मिठाइयों के नाम बोल रहे हो? मुझे नहीं। लगता है कुछ मंगानी पड़ेंगे मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी खाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये बात है कि उस टाइम पे फिर हमें वो चीजें देनी पड़ती हैं जब पेशेंट की जान पे बनाती है, उस टाइम पे दिया जाता है। और जहां तक बात है जैन धर्म वालों की और जो इसको वैष्णव वैष्णव धर्म। है, उनके लिए ऐसा है कि कुछ जगह पे स्पेसिफिक लिखी हुई चीजें कि ये बीमारी है, मतलब ये बीमारी है, उसमें 10 मेडिसिन दी है, 10 में से 2 ऐसी होगी जिसमें नॉन वेज का प्रयोग होगा, और बाकी 8 में वेजिटेरियन चीजें ही रहती हैं। उसमें ना प्याज होता, ना लहसुन होता, ना जो चीजें वैष्णव नहीं खाते वैसे चीजें कुछ भी नहीं होती। आज हमें नई चीजें पता लग रही हैं आयुर्वेद के बारे में। हाँ। एक हम रूटीन में रहता है, जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, हम्म। तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं भाई आप स्पंज के रसगुल्ले खाइए हम्म। या पेठा की मिठाई हम्म। खाइए। तो आयुर्वेद वाले भी बताते हैं, और जो अंग्रेजी दवाई वाले हैं, जी जी। एलोपैथी जी जी। में हैं, वो भी बताते हैं। होम्योपैथी वाले भी कह देते हैं कि आप खा लीजिए। हम्म। तो वहाँ हमने एक चीज़ आमतौर पे हमारे लोकल में करते हैं, जी। झाड़ा लगवाते हैं, हम्म। टोटका करते हैं। तो वो आयुर्वेद में उसका जिक्र है या नहीं है? झाड़ा लगाना सही है, गलत है? आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता नहीं, ये बड़ा सही प्रश्न है, क्योंकि मैक्सिमम मेरे काफ़ी दोस्त जो नॉन आयुर्वेदिक हैं वो यही समझते थे कि मैं ये यही प्रैक्टिस करने वाला हूँ आने के बाद, झाड़े की प्रैक्टिस या फिर ये सारी चीज़ें। इसका जिक्र है आयुर्वेद के एक्चुअली आने के बाद, उसके बाद में फिर 8 अंग बनते हैं मेडिसिन में, और शल्य को मिला के काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण, ये 8 है? चीज़ें हैं। ये तो थोड़ा धीमा बोलिए। काय यानी कि काय चिकित्सा, बाल यानी कि बच्चों के लिए, ग्रह, ग्रह मतलब ग्रह बाधा, ग्रहों की चिकित्सा, ज्योतिषी, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है। उसके अंदर मंत्र भी हैं, उसके अंदर यंत्र भी हैं, उसके अंदर तंत्र भी हैं। मतलब ये तब की चीज़ें हैं जब आपके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं, या तो आप जैसे ज्योतिष की ज़रूरत पड़े, या फिर किसी वैद्य में इतना सक्षम हो। हाँ, कुछ वैद्य ऐसे जिनमें इतने सत्व होता है, वो इतने सक्षम होते हैं कि वो उसके थ्रू भी चिकित्सा कर सकते हैं। जो झाड़ा परंपरा में हाँ, इसका आयुर्वेद में जिक्र है। मैं बिल्कुल है। मेरा जानने का हाँ। मकसद यही था इस प्रश्न का अर्थ, कि क्या झाड़ा काम करता है या नहीं करता है, एग्जैक्टली करते हैं। और आयुर्वेद इसको हाँ जी, मानता है। बिल्कुल। एक आत्मरक्षा स्तोत्र करके एक आता है, उसके अंदर भी कई बार रोगी को दिया जाता है वो, और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उस मंत्र को पढ़ने से। वो 15-16 लाइनों का एक मंत्र है, उसको दिया जाता है। उसके अलावा आपके पीलिए पे हम जिक्र करते हैं, उसके अंदर हल्दी की गांठ लेके यहाँ पर एक मंत्र पढ़ के उसको अग्निकर्म किया जाता है उस हल्दी की गांठ से, उससे उसका पीलिया ठीक होता है, जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें। तो ये जो पीलिया है, जो सामान्य पीलिया में तो हम झाड़ा लगवा लेते हैं, हम्म। ठीक हो जाते हैं। मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ, हेपेटाइटिस बी, हम्म। जो जिसको हम काला पीलिया काला कहते पीलिया हैं, बोलते तो वो ठीक नहीं होता है, तो हैं। पेशेंट लगातार उसके दवाई सफ़र लेते करते हैं। रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं, बीमार रहते हैं उसमें। हम्म। तो हेपेटाइटिस सी का भी यही हाल रहता हम्म। है। आयुर्वेद उसमें कितनी सहायता करता है?
असल में असल सहायता में करता है या नहीं करता? बिल्कुल। क्योंकि आयुर्वेद में लोग नहीं जा रहे हेपेटाइटिस बी के लिए। देखिए, जहाँ तक बात है कि हेपेटाइटिस बी की हम उसकी नॉर्मल स्टेज से लेके हाइयर तक जाते हैं। सबसे बड़ी स्टेज होती है पीलिया वाली, जिसमें पेशेंट कोमा में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक कोमा जिसको बोलते हैं। तो हिपैटिक कोमा के अंदर ऐसे मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे जिसके अंदर हमने कोमा में था पेशेंट, और उनका बिलिरुबिन जो था, जो उनका पीलिया जो था 20-20 30-30 तक था, और उनका घट के नॉर्मल हुआ है विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ्स। और उसके बाद में आगे ट्रीटमेंट चलने पर काफ़ी सारे, मैं 100% नहीं कहूँगा, काफ़ी सारे केसेस में 60-70% केसेस में उनका एंटीजन भी नेगेटिव हो गया था। जो वायरल लोड की चर्चा वायरल है। लोड भी, और इवन रिपोर्ट्स में भी नेगेटिव आ गया था टेस्ट। तो उनको जो कोमा में मरीज हैं, हम्म। तो उनको दवाइयाँ किस प्रकार दी जाती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ? क्या आयुर्वेदिक। वहाँ जैसे अंग्रेजी चिकित्सा में हम्म। बोतल लगाते हैं, हम्म। ग्लूकोज दी जाती है, जी। टीका लगाया जाता है, यही रहती है या कुछ और तरीका रहता है? देखिए कि ना, मॉडिफाई सबको होना पड़ता है, क्योंकि जो अडेप्ट नहीं करते वो लुप्त हो जाते हैं। तो वो लोग उसके अंदर क्या करते हैं, एलोपैथी के अंदर उसकी नाक में ट्यूब डाल के वहाँ से खाना देते हैं। तो हम लोग उस आरटी के थ्रू ही मेडिसिन दे देते हैं, या फिर जिनको आरटी नहीं लगी होती उनको फिर हम नीचे के रास्ते से मेडिसिन देते हैं, जिसको गुरुद्वार में इसको एनिमा हम बोलते हैं, बस्ती। जो आप बस्ती शब्द का हाँ जिक्र जी। कर रहे हैं। हाँ जी। तो कोमा में जो मालिश होती है, ये भी तरीका अपनाया जाता है? मालिश मतलब ए, मालिश, स्वेदन, क्या अभ्यंग? अभ्यंग? नहीं, अभ्यंग का ऐसा जितना रोल नहीं है उसके अंदर, अभ्यंग नहीं होता है, उसके अंदर मेडिसिन ही दी जाती है। सिर्फ दवाइयाँ हाँ दी जी। जाती हैं। तो अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग विधियाँ, जैसे अलग अलग सभी होते हैं। जी। होम्योपैथी अलग तरीके से काम करती है, आयुर्वेद अलग तरीके से हम्म। काम करती है। तो हालांकि आप आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, तो हम्म। आप आयुर्वेद को ही श्रेष्ठ मानेंगे। हम्म। तो आप दोयम दूसरे तल पर किसे मानते हैं, एलोपैथी को या किसी और पैथी को? कहीं भी अगर आपको आयुर्वेद से हटके कहीं जाना हो, तो आप कौन सी पैथी का प्रयोग करेंगे आयुर्वेद बहुत के अलावा? बहुत कम लोग जानते हैं इसको। वो थेरेपी, वो पैथी है सिद्धा। यूनानी सिद्ध, ऐसा कुछ शब्द मैंने हाँ, सुना हुआ है। नहीं, देखिए, आयुष है AYUSH। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से फिर यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। तो सिद्ध इसके अंदर जो है वो मेडिसिन पे काम करती हैं। ये आयुर्वेद का ही कोई भाग है? नहीं, ये एक्चुअली साउथ में चलती है ट्रीटमेंट। अपने यहाँ नॉर्थ में हाँ, नहीं चलती? नहीं चलती। बड़ी अच्छी आज हमने बातचीत की, बड़ी अच्छी जानकारी हमने बटोरी, और इतनी अच्छी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे बातें करेंगे ज़रूर। और लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है, समझ आता है या नहीं समझ आता है, दूसरे लोगों को बताइए, हमें बताइए। हमें इतना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।